हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको पहला चैप्टर जो कि शीत युद्ध का दौर था उसके बारे में बताया था, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है जिसमें आगे ये बताया है कि किस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हुआ और विश्व में एकता कायम हो सकी और किस प्रकार एक ही देश महाशक्ति के रूप में उभरा अर्थात अमेरिका। तो इसमें चैप्टर में पढ़ते हैं कि किस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व दो खेमों में बढ़ चुका था, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमा जो था वो था उसका सोवियत संघ और पश्चिमी खेमा जो था वो था अमेरिका का और उससे जुड़े रिलेटेड जितने भी राष्ट्र थे, और उसी प्रकार पूर्वी खेमे में थे यूरोप, जो पूर्वी यूरोप था उससे जुड़े हुए राष्ट्र सोवियत संघ के साथ, जैसे पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, यूरेशिया वगैरह ये सब थे। और अब इसमें बात करते हैं हम दो ध्रुवीयता का अंत। अब दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार हुआ। बर्लिन की दीवार से पहला पॉइंट है, बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अर्थात जो जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार थी वही एकमात्र ऐसी प्रतीक थी जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी खेमे का विभाजन संभव हुआ, और यही बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमे के बीच विभाजन का प्रतीक थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी थी बर्लिन। शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। यह 28 वर्ष तक खड़ी रही तथा यह 150 किलोमीटर लंबी थी। अब ये दीवार मतलब कब बनी थी, ये 1961 में बनी थी, जो कि शीत युद्ध का प्रतीक थी। और इस दीवार को जनता द्वारा 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया, और ये कितने साल खड़ी रही, 28 वर्ष तक। और कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी। तो ये पॉइंट मतलब याद करने लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है और मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद करना जरूरी है। सोवियत संघ यूएसएसआर 1917 की रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया। अर्थात जब 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके बाद ही समाजवादी पक्ष के रूप में एक सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में उभर कर आया, और उसमें क्या था, सोवियत संघ में कुल मिलाकर 15 गणराज्य थे, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। अर्थात जब 1917 की जो मतलब 1914 से लेकर 1919 के बीच वो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी में मतलब रूसी बोल्शेविक क्रांति हुई थी, और उसी के तहत समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ उभर कर आया। और इसमें जो सोवियत गणराज्य संघ था उसमें कितने गणराज्य थे, 15। अर्थात जो 15 अलग अलग देश थे उन सभी को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। तीसरा पॉइंट है, सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि सोवियत संघ अर्थात रूस के अंदर साम्यवादी परंपरा का प्रचलन था। वहां पर मतलब जो भी था वह पूंजीवादी हित को ध्यान में रखते हुए नहीं था, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में था, और साम्यवादी और समाजवाद का पक्षधर था, अर्थात गरीबों के उत्थान के लिए इस विचारधारा को पोषित किया गया था। अब इसमें कितने देश थे, पहला था रूस, दूसरा था यूक्रेन, तीसरा था जॉर्जिया, चौथा था बेलारूस, पांचवा उज्बेकिस्तान, छठा आर्मेनिया, सातवां है अजरबैजान, आठवां है कजाकिस्तान, नौवां है किर्गिस्तान, 10वां है मालडोवा, 11 है तुर्कमेनिस्तान, 12वां था ताजिकिस्तान, 13वां लताविया, 14 लिथुआनिया और 15 एस्टोनिया। इस प्रकार ये 15 राष्ट्र थे जिन्होंने एक संघ का निर्माण किया जो कि सोवियत गणराज्य संघ कहलाया। अब इसकी प्रणाली क्या थी, ये सभी राष्ट्र सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए केंद्रीकृत योजना अर्थात राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाएगी।
अर्थात इसके अंदर ऐसी व्यवस्था थी कि मतलब समाजवादी जो व्यवस्था थी, अर्थात सभी को समान मानना, उसी प्रकार समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक ही केंद्रीकृत योजना यदि यानी कि संपूर्ण संघ के लिए एक ही योजना होगी और राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था ही सोवियत प्रणाली कहलाएगी। दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि सोवियत प्रणाली वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सोवियत संघ ने अपना विकास किया है। अब इस प्रणाली की विशेषताएं क्या थी, अर्थात इस प्रणाली का मतलब क्या था या इसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं थी, तो ये नीचे के पॉइंट में देख लीजिए। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध था तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। अर्थात इस प्रणाली में पूंजीवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया गया और एक ऐसे समाज की स्थापना पे जोर दिया गया जो सभी को समान समझे, जिसमें अमीर गरीब का दबदबा ना हो, अर्थात सभी व्यक्ति एक समान हो। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना, अर्थात कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो। उन्नत संचार प्रणाली थी, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, अर्थात किसी का भी निजी स्वामित्व नहीं था, सभी वस्तुओं पर सभी का समान अधिकार था, अर्थात राज्य का स्वामित्व था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। अब आगे आता है पॉइंट दूसरी दुनिया के देश। अब दूसरी दुनिया किसे कहा गया, इसी पूर्वी यूरोप को, मतलब जो पूर्वी खेमा था, साम्यवादी खेमा था, उसी को दूसरी दुनिया कहा गया। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था और इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। पहली दुनिया कहा गया था जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से संबंधित देश थे उन्हें। अब साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है, तो ये हम निम्न पॉइंटों से समझेंगे। पहला है सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इन दोनों में क्या अंतर है। पहला पॉइंट है राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित थी सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी जिसमें राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप था, अर्थात वह निजी हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। सोवियत अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित थी। तीसरा पॉइंट है सोवियत अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं था, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पूंजी को महत्व दिया गया। चौथा पॉइंट है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत पर आधारित थी। और पांचवा पॉइंट है सोवियत अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था ताकि भेदभाव उत्पन्न न हो सके, जबकि अमेरिका के अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण था, जिससे कि पूंजी मतलब आर्थिक व्यवस्था मजबूत बन सके। तो ये था इस प्रकार मतलब सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अंतर। अब सोवियत गणराज्य के जो मतलब सर्वे सर्वा थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने मतलब किस प्रकार इसमें आर्थिक सुधार किए। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचोव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतंत्रीकरण को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना अर्थात पेरोस्त्राइका व ग्लास्तोनोस्त अर्थात खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। अर्थात उन्होंने जो मतलब आर्थिक प्रक्रिया थी, आर्थिक सुधार थे, उनमें मतलब जो भी नए नियम थे उनकी रचना की और जो मतलब जो व्यापार वगैरह जिन पर बंधन था उन्हें खुले कर दिए गए और इस प्रकार उन्होंने पुनर्रचना व खुलापन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा, जो कि मतलब उन्होंने ये कब हुई, ये हुई 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में पूरे यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। CIS अर्थात स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना और 15 नए देशों का उदय हुआ। मतलब जब 1991 में जब सोवियत संघ के सर्वसर्वा अर्थात रूस के सर्वसर्वा बने बोरिस येल्सिन, तो उनके नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के जो सभी देश थे उन्होंने जैसे रूस, यूक्रेन और बेलारूस जो प्रमुख थे उन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी और जो इसके 15 देश थे इसमें वो सभी नए राष्ट्र और स्वतंत्र राष्ट्र बने। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। अब इसमें क्या कमी थी, पहला पॉइंट था
सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। ये इसकी प्रमुख कमी थी। और दूसरी कमी थी, कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था अक्षम थी, क्योंकि उसमें जब अमीर गरीब का भेदभाव समाप्त हो गया था, योग्यता का भेदभाव समाप्त था, तो मतलब अयोग्य व्यक्ति भी उच्च शासन में आ चुके थे और उन्होंने मतलब उनके प्रति कोई प्रतिबंध नहीं था और इसी स्वतंत्रता के कारण भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया और उन्होंने गलतियों को सुधारने में शासन व्यवस्था अक्षम थी, अर्थात सक्षम नहीं थी। विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, मतलब इतना बड़ा राष्ट्र सोवियत संघ का जिसके अंदर 15 देश थे, उन सबको संभालने के लिए एक ही केंद्रीकृत शासन प्रणाली मतलब वो सही नहीं थी। उसमें मतलब केंद्र और राज्य का बंटवारा और शक्तियों का बंटवारा होना आवश्यक था। इसी प्रकार मतलब सभी देशों में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती थी, जो कि नहीं थी। सत्ता का जनाधार खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं था, अर्थात मतलब जो सत्ता में जो व्यक्ति थे उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो तानाशाह प्रकृति के थे, अर्थात उनको सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब था। वे मतलब जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं थे। जनता के प्रति उनके जो भी अधिकार थे उनसे मतलब वे जनता को वंचित रखना चाहते थे। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। तो इस प्रकार ये जो कमियां थी, इनके कारण सोवियत संघ का विघटन होना निश्चित था और सोवियत संघ की शासन व्यवस्था में ये सभी कमियां थी। सोवियत संघ के विघटन के कारण, अब एक तो मतलब उसकी शासन व्यवस्था अक्षम थी, उन कमियों को देखते हुए बाकी आगे क्या क्या कारण रहे सोवियत संघ के विघटन की। पहला कारण था नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। मतलब जो स्वार्थी और तानाशाह प्रवृत्ति के नेता थे वे मतलब जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते थे, इसलिए मतलब नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। तो पहला कारण ये था। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था, तो मतलब सोवियत प्रणाली में राज्य का स्वामित्व था, तो मतलब व्यक्ति जो भी मतलब नौकरशाही थे उनके मतलब कोई उन पे प्रतिबंध नहीं था और इस प्रकार नौकरशाही का शिकंजा हो गया। और कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का जो बुरा शासन था उसके तहत मतलब जनता की प्रगति संभव नहीं थी। सोवियत संघ में अपना पैसा और संसाधन पूरे यूरोप में अधिक लगाया ताकि वह उनके नियंत्रण में बना रहे, यह भी कमी थी। लोगों को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, तो ये भी गलत था। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। रूस की प्रमुखता, मतलब जो सोवियत संघ था उसमें रूस की सबसे ज्यादा प्रमुखता थी, उसका वर्चस्व बना हुआ था। गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होना, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना तथा पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना, ये सबसे मोस्ट कारण था। मतलब सोवियत संघ के विघटन के कारण मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि ये एक मोस्ट क्वेश्चन है। अब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या रहे, मतलब ये जो इतना घटनाक्रम चला उसमें सोवियत संघ का विश्व पे क्या परिणाम पड़ा और क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके कारण है निम्नलिखित। मतलब सोवियत संघ के विघटन के कारण शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, दूसरी दुनिया का पतन हो गया, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, सोवियत खेमे का अंत और 15 जो नए देश थे सोवियत खेमे के अंदर उनका उदय हुआ स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ। अर्थात जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो उनकी समाजवादी विचारधारा थी उसमें प्रश्न चिन्ह लग गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात अमेरिकी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व हुआ, शोक थेरेपी को अपनाया गया, उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा। अब शोक थेरेपी क्या है ये आगे के पॉइंटों में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।
तो इस प्रकार आपने देख लिया कि किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसके कारण क्या हुए और इसका परिणाम क्या हुआ और विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ा। भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र थे, जिन्होंने गुटनिरपेक्षता आंदोलन का निर्माण किया और एक ऐसी संस्था की योजना की जो कि मतलब ना पूर्वी खेमे में था और ना ही पश्चिमी खेमे में था, तो ऐसे राष्ट्रों पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा। पहला है, विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप अधिक अवसर मिल गया, अर्थात जो विकासशील देश थे उनकी घरेलू राजनीति में सोवियत संघ के बजाय अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा, विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक और जो भी IMF बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत व अन्य विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा मिल गई। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व कैसा हुआ, एक ध्रुवीय विश्व। जब पहले मतलब दो ध्रुवीय विश्व था, जो एक था अमेरिकी खेमा और दूसरा था सोवियत संगठन का खेमा। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व, संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में हो गया, अर्थात अमेरिका के वर्चस्व में। तो विश्व में एक महाशक्ति का होना। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई। उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई देश नहीं था। विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल हो गई। अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता का इतना अच्छा होना कि विश्व में कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी उसका वर्चस्व था। उसकी जीन्स, कोक, पेप्सी आदि विश्व भर की संस्कृतियों पर हावी हो रहे थे। मतलब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व स्वतः ही दो ध्रुवीयता से एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, और ऐसा होने के कारण अमेरिका को इतना बढ़ावा मिल गया कि उसके कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था असफल हो गई थी। और उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया, और उसके जो प्रोडक्ट थे वे सभी विश्व की जो अन्य संस्कृतियां थी उन पर हावी होते जा रहे थे। और जो अमेरिका का जो सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता थी, उसका सामना करने वाला विश्व में कोई भी राष्ट्र नहीं था। इसलिए संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में बट गया और अमेरिका का वर्चस्व संपन्न हुआ। अब इससे आगे क्या प्रभाव पड़ा, नेक्स्ट पॉइंट है हथियारों की होड़ की कीमत। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में वह पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। अर्थात जब हथियारों की होड़ हुई सोवियत संघ और अमेरिका में, तो सोवियत संघ ने अमेरिका को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन जब प्रोडक्ट मतलब प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मतलब जो अर्थव्यवस्था थी उसके मामले में सोवियत संघ पश्चिमी देशों से पिछड़ गया था। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया था। अब इसकी क्या वजह थी, इसकी वजह थी आर्थिक अर्थव्यवस्था कमजोर होना, अर्थात जनता पर भी पश्चिमी पूर्वी देश अर्थात सोवियत संघ का जनता पर विश्वास नहीं था। उनका जो वर्चस्व था वह सिर्फ राज्य के हक में था, जनता के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचा था उन्होंने। हालांकि वो साम्यवादी व्यवस्था थी, समाजवादी व्यवस्था थी जिसमें जनता का वर्चस्व होना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने इतने तानाशाही और इतने स्वार्थी नेता थे उसमें कि उन्होंने देशों के बारे में और अन्य देशों के जो सोवियत संघ में शामिल राष्ट्र थे उनके विषय में सोचा नहीं और अपनी ही सोचते रहे। इससे मतलब वह अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। शॉक थेरेपी। अब जो मतलब विघटन का कारण था उसमें मैंने बताया था कि शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ का विघटन जो कारण था उसका मेन कारण बना। अब शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अर्थात ये तो आपको शब्द से ही पता चल रहा है, शोक अर्थात मतलब दुख होना, आघात पहुंचना, और थेरेपी अर्थात उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण अर्थात परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा। इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। अर्थात जब मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया और साम्यवाद का पतन हो गया, तो जो सोवियत संघ के अंदर जो गणराज्य थे उनको मतलब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया कि वे साम्यवाद को छोड़कर
पूंजीवाद के मॉडल को अपनाएं और इसे ही शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब इसी प्रकार इस पूंजीवाद के मॉडल को अपनाकर ही वे अपना विकास कर सकते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषताएं। पहली विशेषता है मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण था। तो साम्यवादी व्यवस्था में राज्य का स्वामित्व था, जबकि इसमें निजी स्वामित्व को अधिकार दिया गया और राज्य की संपदा पर निजीकरण किया गया। दूसरा पॉइंट है सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया। तीसरा है पूंजीवादी पद्धति से खेती की जाने लगी। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता की गई। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव हुआ। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। अर्थात जब शॉक थेरेपी की अपनाएगी और अपनाने के लिए कहा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो सोवियत संघ से विघटित राष्ट्र थे उन सभी को, तो इसकी विशेषताएं मतलब ऐसी थी, इनमें कहा गया कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाओ ताकि आपका विकास हो। और इसी प्रकार आप पश्चिमी देशों से जुड़ सकते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ सकते हैं। और साम्यवादी देशों के सामने मतलब इसके पूंजीवादी व्यवस्था के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार ये शॉक थेरेपी की विशेषताएं थी। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया था इसमें। शॉक थेरेपी के परिणाम। अब इसके परिणाम क्या हुए? यह पूर्णतया असफल रही। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। अर्थात जब इस शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो यह पूर्णतया असफल रही, क्योंकि जब मतलब किसी व्यवस्था का जन्म ऐसे सिद्धांतों पर होता है जो कि मतलब उसके तहत मतलब उसका किसी व्यवस्था का जन्म ऐसे सिद्धांतों पर होता है जो जिससे सिद्धांतों पर चलकर ही वे आगे अपना व्यवस्थित रूप सही ढंग से बतला सकता है या फिर व्यवस्थित कर सकता है अपने ढांचे को। तो अगर कभी ऐसी मुसीबत आए कि उसे उस ढांचे को बदलना पड़े तो वह व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, अर्थात छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार जब साम्यवादी संगठन ने शॉक थेरेपी को अपनाया तो उनका क्या असर हुआ? यह पूर्णतया असफल हो गई और रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, अर्थात साम्यवादी ढांचा पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सका। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट हुई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। सरकारी रियायत खत्म हो गई और ज्यादातर लोग गरीब हो गए। अर्थात इस पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के चक्कर में ना लोग इधर के रहे साम्यवादी व्यवस्था के, ना ही पूंजीवादी व्यवस्था को वे पूर्ण रूप से स्वीकार कर सके। और इससे क्या हुआ? ज्यादातर लोग गरीब हो गए। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों में बेचा गया, जिससे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। अब ये आपका मेन पॉइंट है कि ग्रास सेल किसे कहा जाता है। अर्थात जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया और उसके जो परिणाम निकले उसी के आधार पर ग्रास सेल का जन्म हुआ था। 90% उद्योगों को जब निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों में बेचा गया तो वो घाटा हुआ और इस घाटे को इतिहास में सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। आर्थिक विषमता बढ़ी, खाद्यान्न संकट हो गया, माफिया वर्ग का उदय हुआ, अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया, कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां मिली, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन की उत्पत्ति हुई। अब शॉक थेरेपी के कारण सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हुआ? ग्रास सेल की उत्पत्ति, जो कि हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। ग्रास सेल। अब ग्रास सेल अभी मैंने बताया था कि किस प्रकार वो थी। मतलब जब शॉक थेरेपी को साम्यवादी व्यवस्था में अपनाया गया तो उसके कारण जितनी भी जो मतलब ये कहा गया कि मतलब राज्य का स्वामित्व ना होकर कंपनियों को उसमें निजी स्वामित्व में आना चाहिए, तो इस निजी स्वामित्व के कारण मतलब आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी। तो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए साम्यवादी व्यवस्था में कंपनियों को जैसे तैसे कर चाहे कम दामों में बेचा गया, लेकिन उन कंपनियों को दूसरे देशों को बेच दिया गया। तो इसमें मतलब उनको घाटा हुआ और इसी को इतिहास में ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। शॉक थेरेपी से उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई जिनमें पहले साम्यवादी शासन था। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा था। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनी को बेचा गया, जिससे कि उनको घाटा हुआ और ग्रास सेल के नामक की उसकी व्यवस्था की मतलब व्यवस्था थी, उसका जन्म हुआ। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी,
इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब मतलब साम्यवादी व्यवस्था ने देखा कि हमारा विघटन हो चुका है और इसलिए हमें हमारी व्यवस्था को पुनर्नियोजित या पुनर्निर्माण करना चाहिए, तो उन्होंने मतलब अपनी जो कंपनियां थी उनको निजी हाथों में बेच दिया गया। लेकिन उन्हें मतलब जैसे तैसे कर कम, जैसे चाहे घाटे का सौदा हो या लाभ का हो, लेकिन उन्होंने उन कंपनियों को बेच दिया। तो निजी हाथों में जब उन्होंने बेच दिया तो इससे मतलब उन्हें बहुत ही धक्का लगा और अर्थव्यवस्था बिल्कुल उनकी नष्ट हो गई, अर्थात उनका जो सामाजिक आर्थिक ढांचा था वह चरमरा गया और इसी व्यवस्था को इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है। अब ग्रास सेल जैसी हालत उत्पन्न होने के क्या कारण थे? महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथ बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। मतलब जो ग्रासेल जैसी अब हालत क्यों उत्पन्न हुई? अब इसलिए हुई कि जो मतलब जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग थे, मतलब अमेरिका ने क्या किया कि शॉक थेरेपी के कारण जितने भी उनके साम्यवादी व्यवस्था से संबंधित जितने महत्वपूर्ण उद्योग थे उनकी कम से कम कीमत आकी, जिसके कारण साम्यवादी व्यवस्था को धक्का पहुंचा। लेकिन धक्का पहुंचने के बावजूद भी साम्यवादी व्यवस्था ने उन उद्योगों को कैसे भी करके उनको बेच दिया और निजी हाथों में सौंप दिया। अब निजी हाथों में सौंपने के कारण मतलब आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। और मतलब जिस प्रकार हम देखते हैं मार्केट में सेल लगती है, जैसे भारी साड़ियां हैं, जो मतलब भारी कुछ सामान है उसको मतलब हम सेल में बेचते हैं, तो सेल में हम खरीदते हैं तो उसको मतलब जो उसकी कीमत होती है उस कीमत से आधी कीमत में हमें मिलती है। तो इसी प्रकार जब महत्वपूर्ण उद्योग आधी कीमत में बेचे गए तो इस प्रकार उसे वो घाटा हुआ और उस घाटे को ही ग्रास सेल के नाम से जाना गया। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में भारी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ी। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया को दो भागों में चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। अब मतलब जब रूस का विघटन हो गया तो वहां मतलब संघर्ष और तनाव का क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इस प्रकार मतलब उसमें संघर्ष की आशंका बढ़ी और इस आशंका का बाहरी देशों ने, भारी ताकतों ने खूब फायदा उठाया और उन्होंने दखल अंदाजी करके रूस के दो गणराज्य थे, मतलब 15 जो गणराज्य थे उनको मिलाकर तो सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, उसी में थे चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले और इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया को ऐसे ही आंदोलनों के कारण दो भागों में बांट दिया गया, चेक और स्लोवाकिया में। अरब स्प्रिंग। अब अरब स्प्रिंग क्या है? 21वीं शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुई। मतलब जब 21वीं शताब्दी शुरू हुई तो जो पश्चिमी देश थे, जो मतलब उसमें अमेरिका के अधिकार से संबंध रखते थे, उसके अधिकार क्षेत्र में थे, तो उन लोगों ने लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जन आंदोलन शुरू हो गए। तो ऐसे ही एक आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अर्थात 21वीं शताब्दी में पश्चिमी देश जो कि अमेरिका के वर्चस्व के प्रभुत्व में थे, उन्होंने लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन किया और जन आंदोलन चलाए, तो ऐसे ही आंदोलनों को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत ट्यूनेशिया में 2010 में मोहम्मद बऊजीजी के आत्मदाह के साथ हुई। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है और इसे याद करने लायक है। तो ये क्या था? अरब स्प्रिंग आंदोलन किसे कहा जाता है? अर्थात 21वीं शताब्दी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए और ऐसे ही आंदोलन को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? ट्यूनेशिया में 2010 में मोहम्मद बऊजीजी के आत्मदाह के साथ। अब इसमें विरोध प्रदर्शन के जो तरीके थे वे क्या थे? पहला था हड़ताल, दूसरा था धरना, तीसरा था मार्च पास्ट जो मतलब रैली निकालना, वो आंदोलन करना, पैदल चलना, चौथा था रैली। और इसके विरोध के क्या कारण थे? मतलब इसका विरोध भी खूब हुआ, जनता का असंतोष, गरीबी, तानाशाही, मानव अधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इन सब के कारण इसका विरोध हुआ। बाल्कन क्षेत्र।
नेक्स्ट पॉइंट है बाल्कन क्षेत्र। अब बाल्कन क्षेत्र किसे कहा जाता है? बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया। मतलब जो सोवियत संघ में जितने भी वो 15 राष्ट्र थे, उनके क्या हाल हुए जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसका विस्तृत विवरण है बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल थे बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मतलब ये थे उसके मतलब वो अरब स्प्रिंग के कारण जो मतलब हुआ ना, उसके जन आंदोलन और लोकतंत्र के कारण ये बाल्कन गणराज्य थे अलग से, जिसमें शामिल क्या हुआ, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में नाटो में शामिल हुए। अर्थात ये जो पश्चिमी राष्ट्र थे उनका युद्ध गृह युद्ध था, इसमें मतलब ये सभी उस अरब स्प्रिंग मतलब अपनी लोकतंत्रता के लिए वो आंदोलनरत थे। तो इसके कारण जो बाल्कन गणराज्य था, जो अभी मैंने पूर्व में बताया कि वो मतलब सोवियत संघ के, वो मैंने गलती से बोल दिया, सोवियत संघ के नहीं, ये पश्चिमी खेमे में जुड़े हुए थे और ये आपसी गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया। तो पहले बाल्कन क्षेत्र का बंटवारा हुआ, जिसमें बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। फिर बाल्टिक क्षेत्र में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया 1990 में। तो इसमें मतलब जो थे एस्टोनिया, लतावाया और लिथुआनिया, इन्होंने 1991 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और 2004 में नाटो में शामिल हुए। मध्य एशिया। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति थी। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार, इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। अब मतलब जब मतलब वो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जो मतलब तजाकिस्तान जो कि 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध में चला, ये भी अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए वो मचलने लगे और आंदोलन करने लगे। तो इनमें जो गृह युद्ध हुआ उसके कारण अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, इन सब में गृह युद्ध की स्थिति थी और इस कारण मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार भी थे। तो इसी कारण यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया और इनकी जो मतलब अंदर का जो गृह युद्ध था, इसका फायदा बाहरी ताकतों ने उठाया। अब पूर्व साम्यवादी देश और भारत। अब जो साम्यवाद से जुड़े हुए जो देश थे, उनका भारत के साथ कैसे संबंध थे, किस प्रकार उसका उनका भारत पर प्रभाव पड़ा, ये सब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला है पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ है। अर्थात रूस के साथ हमारे मैत्री संबंध है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश से अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर, भारत रूसी हथियारों का खरीदार। अर्थात पूर्वी साम्यवादी देश जो कि मतलब जिसमें महत्वपूर्ण है रूस के साथ भारत के मैत्री संबंध है और दोनों ही राष्ट्र ये चाहते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो। दोनों ही देश एक दूसरे को सहायता करते हैं, सामूहिक सुरक्षा है, क्षेत्रीय संप्रभुता है, स्वतंत्र विदेश नीति है और अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का हल वार्ता द्वारा करना चाहते हैं और इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और इसी प्रकार आगे चल के 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते किए गए और हस्ताक्षर किए गए और इसी कारण भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है और रूस से तेल का आयात किया जाता है। भारत में परमाणुक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद भी है हमारे राष्ट्र को, भारत को। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया है।
तो इसी के साथ यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो किस प्रकार आपने देखा कि दो ध्रुवीयता का अंत हुआ और विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, और दो ध्रुवीयता का अंत होने से विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत के साथ उनके किस प्रकार के संबंध थे, क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सब आपने इस क्लास में देखा। तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। और सभी स्टूडेंट से यह गुजारिश है कि कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।